अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक यूएसए इमिग्रेशन में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान जुनैद सादिक। आज की हमारी वीडियो जो है वो वीज़ा बुलेटिन के हवाले से है। आपको बताता चलूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पर वीज़ा बुलेटिन है मई 2026 का। इस वीज़ा बुलेटिन में अभी तक जो है वो इस महीने मई 2026 में कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में कितनी कितनी मूवमेंट हुई हैं। इसके अलावा फ़िस्कल ईयर 2026 के अंदर मतलब अक्टूबर 2025 से लेकर और मई 2026 के दरमियान कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में कहाँ तक कितनी कितनी मूवमेंट हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद पाकिस्तान में फ़िस्कल ईयर 2025 में कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में कितने कितने वीज़ाज इशू किए गए और वर्ल्ड वाइड कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में फ़िस्कल ईयर 2025 में वीज़ाज इशू किए गए, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा वीडियो के आखिर में आपको बाकायदा बताया जाएगा कि अभी मई 2026 के वीज़ा बुलेटिन में नीचे सेक्शन डी के अंदर उन्होंने बाकायदा कुछ रेट्रोग्रेशन के हवाले से भी बातचीत की है और उसमें कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि रेट्रोग्रेशन का भी कुछ मामला बन सकता है फ़िस्कल ईयर 2026 के अंदर मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरीज़ में। लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और किसी भी सेक्शन को जो है वो स्किप मत कीजिएगा, प्रॉपरली देखिएगा, इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले डिस्क्लेमर, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि मैं कोई भी इमिग्रेशन अटर्नी या लॉयर नहीं हूँ, लेकिन हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में एज अ रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और आपको स्क्रीन पे हमारी कंपनी का बाकायदा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नज़र आ जाएगा जिसमें बाकायदा तौर पर मेंशन है कि हम एक एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रहे हैं। आपको अगर अपने केस के हवाले से किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन या कोई और सर्विसेज, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अब आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो वीज़ा बुलेटिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट, मई 2026 के वीज़ा बुलेटिन में अब तक की क्या प्रोग्रेस रही है उसको जानते हैं। सबसे पहले मई 2026 के वीज़ा बुलेटिन में जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें पाकिस्तान और बाकी दुनिया के तमाम ममालिक शामिल हैं सिवाय चाइना, इंडिया, मेक्सिको और फिलीपींस के, इनके F1 में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में F1 में तकरीबन 123 डेज़ की फ़ाइनल एक्शन चार्ट में। अच्छा, फ़ाइनल एक्शन चार्ट क्या होता है? फ़ाइनल एक्शन चार्ट वो होता है जो कि आफ्टर द डॉक्यूमेंटरली क्वालिफाइड आपका इंटरव्यू की डेट आती है, ये वो चार्ट होता है। जबकि बराबर में जो डेट ऑफ फाइलिंग का चार्ट है, इसका मतलब होता है कि जब यहाँ आपकी प्रायोरिटी डेट करंट होती है तो आपको बाकायदा एनवीसी की जानिब से ईमेल आती है कि अब आप अपने केस पे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और एनवीसी में डॉक्यूमेंटरली क्वालिफाइड होकर नेक्स्ट इन लाइन फॉर द इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं। तो F1 में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तकरीबन फाइनल एक्शन डेट में 123 डेज़, डेट ऑफ फाइलिंग में 214 डेज़। इसी तरह बाकी आप देख सकते हैं कि चाइना में 123, 214, इंडिया में 123, 214, मैक्सिको में 181, 169, इस तरह से डेट्स चेंज हुई हैं और काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई है। F2A में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब पाकिस्तान में, जो फाइनल एक्शन चार्ट है वो 1 अगस्त 2024 तक आ गया है और उसमें तकरीबन 182 डेज़ की मूवमेंट हुई है। जबकि बाकी जो डेट ऑफ फाइलिंग के चार्ट्स हैं वो सब के सब करंट चल रहे हैं। अच्छा, करंट का फ़ायदा क्या है? करंट होने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपका केस USCIS में F2A का केस अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद फ़ौरन ही आपको जो है वो वेलकम लेटर आ जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप अपने केस को फ़ौरन से पहले जो है वो अपने केस को एनवीसी में डॉक्यूमेंटरली क्वालिफाइड करवाइए और एनवीसी का प्रोसेस स्टार्ट करें। इसी तरह F2B को अगर देखा जाए तो F2B में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, इसमें चार्ट ए में तो कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई, अलबत्ता इसके चार्ट बी में डेट ऑफ फाइलिंग में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई है। मोस्टली चार्ट बी जितने भी हैं फाइनल ये डेट ऑफ फाइलिंग के, इनमें मोस्टली में मूवमेंट हुई है। इसी तरह अगर F3 में आए तो F3 में आप देख सकते हैं कि फाइनल एक्शन चार्ट में 55 डेज़, जबकि डेट ऑफ फाइलिंग के चार्ट में 16 डेज़ की मूवमेंट हुई और बाकी भी आगे आप देख सकते हैं कि इसी तरह जैसे अब ये फ़िलीपींस में 144 डेज़ की मूवमेंट हुई है F3 के चार्ट ए में, जबकि F3 के चार्ट बी में फ़िलीपींस में 24 डेज़ की मूवमेंट हुई है। सबसे अच्छी चीज़ जो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई थी वो ये थी कि बच्चों की एज ओवर ना हो जाए, CSP एज आउट ना हो जाए, तो F3 और F4 के अंदर ये बड़ी अच्छी मूवमेंट हुई है। इसका फ़ायदा ये होगा
कि जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें पाकिस्तान आता है, इसमें 15 सितंबर 2008 पर आया, 99 डेज़ की मूवमेंट हुई, ऑलमोस्ट 3 सवा 3 महीने की। इसी तरह F4 के चार्ट बी में जो कि डेट ऑफ फाइलिंग है उसमें 109 डेज़ की मूवमेंट हुई, और बाकी ये मूवमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं। इन मूवमेंट्स का अल्टीमेटली बेनिफिट ये हुआ कि जो लोग ऑलरेडी चार्ट बी से अपनी डॉक्यूमेंटरली क्वालिफाइड करवा चुके थे F3 और F4 में, उनकी मोस्टली की प्रायोरिटी डेट्स करंट हो गई हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि उसमें से ज़्यादातर बच्चों की अब जो है वो एज अकॉर्डिंग टू द लॉ फ्रीज़ हो चुकी है। जब बच्चों की एज फ्रीज़ हो चुकी है तो अब उसमें उनको ये फ़ायदा होगा कि मोस्टली बच्चे CSP एज आउट से बच जाएंगे, होपफुली इंशाल्लाह। लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है CSP का, वो वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू के टाइम पर करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फिस्कल ईयर 2026 में वीज़ा बुलेटिन में अब तक जो है वो अक्टूबर 2025 से लेकर मई 2026 तक कौन सी वीज़ा कैटेगरी में कितनी मूवमेंट हुई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें पाकिस्तान आता है और बाकी इंडिया, मैक्सिको, फिलीपींस है, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और फिलीपींस। तो इसमें देखिए F1 में तकरीबन फाइनल एक्शन में जो है 297, जबकि F1 के डेट ऑफ फाइलिंग में 395 डेज, बहुत अच्छी मूवमेंट। और इसी तरह बाकी की भी मूवमेंट आपको नज़र आ रही होगी। ये इनकी मूवमेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा हुई है कि ये देखें, अगर आप इनको कंपेयर करें तो ये हमसे बहुत पीछे हैं, इसलिए भी इनकी मूवमेंट्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। F2A में चार्ट बी करंट हो गया पाकिस्तान में, जबकि जो फाइनल एक्शन चार्ट है, इंटरव्यू चार्ट, उसमें तकरीबन 182 डेज़ की अभी तक आप लगा लें कि तकरीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो तकरीबन हो जाते हैं ये कोई 7 से 8 महीने के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट्स हुई हैं वीज़ा बुलेटिन में। इसका रीज़न क्या है वो भी अभी आगे चल के आपको बताएंगे। इसके बाद F2B में आप देखें 181 डेज़ की मूवमेंट हुई है ओवरऑल, और चार्ट बी में जो है वो 365 डेज़ की मूवमेंट हुई है। आप स्क्रीन को होल्ड करके भी देख सकते हैं। इसी तरह F3 में फाइनल एक्शन में 160 डेज़, जबकि F3 के डेट ऑफ फाइलिंग में 139 डेज़ की अभी तक ओवरऑल जो है वो पेशरफ्त हुई है। इसी तरह F4 के फाइनल एक्शन में 251 डेज़, माशाल्लाह बहुत अच्छी मूवमेंट, और इसी तरह डेट ऑफ फाइलिंग में 184 डेज़ की मूवमेंट। चार्ट बी में मूवमेंट करने का क्या बेनिफिट होता है स्टेट डिपार्टमेंट को? याद रखिए, स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली एक सेल्फ फंडिंग डिपार्टमेंट है, उनका कोई अपना बजट नहीं होता। उनकी जो इनकम होती है उसी से उनके तमाम ऑपरेशन कॉस्ट वगैरह निकाली जाती है। लिहाजा चार्ट बी को मूवमेंट करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि तमाम वीज़ा एप्लीकेंट्स की जानिब से उनके पास फ़ीस और फॉर्म्स वगैरह जमा करवाए जाए, ताकि उनके पास वो एक जो उनके ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए पेमेंट आ सके। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कि वीज़ा इशुएंस की अभी तक प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या रही है 2025 के फिस्कल ईयर में पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 जो कि फिस्कल ईयर 2025 है, इसमें CR1 में 230 वीज़ाज, CR2 में 8, F1 में 183 जो कि अपनी एनुअल लिमिट का 11%। इसी तरह F2A और FX1, FX2 ये एक ही होता है FX1, तो इसमें तकरीबन 4 और तकरीबन 478 तकरीबन वीज़ाज इशू हुए हैं, और अपनी एनुअल लिमिट का जो है ये टोटल 7% यूज़ हुआ है। इसका रीज़न क्या है? इसके पसे पर्दा कि ये कम वीज़ा क्यों इशू हुए, इसकी पसे पर्दा जो वजह है सबसे बड़ी वो ये है कि अक्सर लोग इस दौरान इंतज़ार करते करते उनकी वीज़ा कैटेगरी F2A से पटिशनर नेचुरलाइज हो गया, F2A से IR1 बन गई, तो वो IR1 में आ गए। इसी तरह देखिए F2B में 179 10% टोटल एनुअल लिमिट यूज़ हुई। इसी तरह F3 में 1058 वीज़ाज और टोटल 65% एनुअल लिमिट की यूटिलाइजेशन। इसी तरह F4 में माशाल्लाह से 5794 वीज़ाज इशू हुए, जो कि अपनी लिमिट का 127% है। अच्छा जी, ये लिमिट से ज़्यादा वीज़ाज कैसे दे दिए? उसका रीज़न ये होता है कि जो एनुअल लिमिट F1 की है उसमें से जो वीज़ा बच गए वो F2A को दे दिए जाते हैं, F2A से जब बचते हैं तो वह F2B को, F2B से बचने के बाद F3 को, और F3 से बचने के बाद F4 को दे दिए जाते हैं। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है, यहाँ से बचने के बाद दोबारा F1, फिर F2A, F2B, F3, F4। तो ओवरऑल अगर देखा जाए फिर उसके बाद IR1 में माशाल्लाह 6466, तो अराउंड ऑन एवरेज मंथली बेस पर तकरीबन 12 महीने में 500 प्लस वीज़ाज IR कैटेगरीज के इशू हुए। इसी तरह IR2 में 1038 वीज़ाज,
जबकि IR5 में देखिए तो माशाल्लाह सेकंड हाईएस्ट है, 5543 वीज़ाज इशू हुए। इनकी एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस कोई भी नहीं होती, लिहाजा इनका नंबर नहीं होता। जितने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होता है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज में ज़्यादा कुछ खास पेशरफ्त नहीं है। आप देख सकते हैं कि एनुअल लिमिट ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हुई और ओवरऑल पाकिस्तान में 12 महीने में तकरीबन 22,000 और 734 वीज़ाज इशू किए गए, जो कि एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान के अंदर वीज़ा इशूंस की रिपोर्ट के मुताबिक। तो ओवरऑल जैसे बहुत सारे IR कैटेगरीज के लोगों को अक्सर मैं तंज़ो मज़ा में कह रहा हूँ तो उन्हें शिकायत रहती है कि जनाब हमारे वीज़ाज बहुत कम इशू हो रहे हैं, बहुत कम इंटरव्यू आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ओवरऑल देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अभी फर्दर जब अक्टूबर 2025 से लेकर अभी तक की जब रिपोर्ट्स आएंगी, वो अभी वेबसाइट पे आई नहीं है, मैं वो भी एक 2026 के फिस्कल ईयर की भी रिपोर्ट शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो कौन सी वीज़ा कैटेगरी में कितने वीज़ाज इशू हुए। तो आप देखिए कि अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के दरमियान, जो कि फिस्कल ईयर 2025 बनता है, स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक ओवरऑल देखिए CR1 में 15,000 प्लस वीज़ाज, इसी तरह F1 में 23,000 प्लस वीज़ाज, F2A में तकरीबन 50, 58, 59,000 वीज़ाज, इसी तरह F2B में 22,023 लगा लें तकरीबन, F3 में 21,000 के लगभग और F4 में 52,451 वीज़ाज इशू हुए, जो कि बहुत अच्छी एक वीज़ा इशुएंस की स्पीड है। उसके बाद डाइवर्सिटी वीज़ा है। डाइवर्सिटी वीज़ा के बाद अगर आप देखें IR1 में ऑलमोस्ट 98,671 वीज़ाज इशू किए गए, IR2 में 53,957, जबकि IR5 में 119,085 वीज़ाज इशू किए गए, जो कि एक बहुत हाईएस्ट इशुएंस रेट है। जबकि एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज में ओवरऑल अपनी एनुअल लिमिट का टोटल 17%, 28%, 32% ज़्यादा वीज़ाज इशू नहीं हुए और ये फिर वो SQ1 और EB1 वो आ जाते हैं, स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ाज। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो तकरीबन 576,829 वीज़ाज दिए गए। देखिए यहाँ पर जून 2025 में ट्रैवल बैन लग गया था बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ज़्यादा कुछ वीज़ा इशुएंस में कमी आई नहीं है। और भी मज़ीद ममालिक की भी वीज़ा इशुएंस की रिपोर्ट है, उसको भी मैं वर्किंग करके इंशाल्लाह एज अ पोस्ट शेयर कर दूंगा। तो ये वीज़ा इशुएंस की रिपोर्ट थी। इसके बाद अगर आप देखें वीज़ा बुलेटिन में, जो अभी रिसेंटली मई 2026 का वीज़ा बुलेटिन है, उसके एंड में उन्होंने एक D सेक्शन में बाकायदा लिखा हुआ है कि रेट्रोग्रेशन के चांसेस हैं। उसका रीज़न क्या है वो आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट का मैंने लिंक भी साथ में पेस्ट किया हुआ है, जो कि मैंने यहीं से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिया है, कि वो कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली स्पॉन्सर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ाज, इमिग्रेंट वीज़ा इशुएंस रेट्स फॉर एलियंस फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज have decreased in light of various actions the administration has taken to protect national security and public safety। वो जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस आई हैं ना, 75 कंट्रीज़ का वीज़ा पॉज और कुछ 39 to 40 कंट्रीज़ का वीज़ा बैन, वो तमाम चीज़ों की वजह से बहुत वीज़ा इशुएंस, जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट थी, डिमांड जो थी वो घट गई है, जबकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। मतलब वीज़ा की तादाद ज़्यादा है, लेकिन वीज़ा देने के लिए जो है वो लोग लेने वाले लोग अब कम हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान है, वीज़ा पॉज लगा हुआ है तो वीज़ा इशू नहीं हो सकता, तो वो वीज़ा नंबर बढ़ते जा रहे हैं कि अवेलेबल वीज़ा ज़्यादा है लेकिन लेने वाले लोग कम हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो वीज़ा बुलेटिन में डेट्स रैपिडली आगे बढ़ी हैं, स्पीड से बहुत ज़्यादा वीज़ा बुलेटिन में आगे मूवमेंट हुई है। उसके रीज़न ये है कि वीज़ा कम इशू हुए हैं, इसीलिए डिमांड घट गई है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, वीज़ा बुलेटिन को आगे बढ़ा दिया। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि नोट दैट एज एडिशनल इमिग्रेंट वीज़ा डिमांड मटेरियलाइजेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस आर अमेंडेड, रेट्रोग्रेशन में बी नेसेसरी लेटर इन द फिस्कल ईयर टू कीप इशुएंस विद इन एनुअल लिमिट्स। कि अगर मिसाल के तौर पे वीज़ा पॉज या ट्रैवल बैन, जो वीज़ा बैन लगा हुआ है मुख्तलिफ कंट्रीज़ पे, अगर ये ख़त्म होता है तो एकदम से उन ममालिक के जिन लोगों के इंटरव्यूज़ हुए हुए हैं उनके बाकायदा से वीज़ा की डिमांड बढ़ जाएगी। जब वीज़ा की डिमांड बढ़ेगी तो उसमें यह होगा कि एकदम से जो एनुअल लिमिट होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए वो लोग क्या करेंगे कि हो सकता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो वीज़ा बुलेटिन को रेट्रोग्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है, खुसूसन वो लोग जिनकी अभी अप्रैल या मई में प्रायोरिटी डेट करंट हुई है,
उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें कि जून का वीज़ा बुलेटिन आने से पहले पहले अपने केस में फ़ीस, फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें एनवीसी के पोर्टल पर, ताकि आपका केस डॉक्यूमेंटरली क्वालिफाइड हो जाएगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चों का जो सीक टू अक्वायर है, वो एक जो उसकी शर्त होती है वो पूरी हो जाएगी। फिर अगर खुदा न खास्ता चार्ट बी में आपकी प्रायोरिटी डेट रेट्रोग्रेस हो भी जाती है, तब भी आपका सीक टू अक्वायर जो है बच्चे की सीएसपीए के लिए, वो वही डेट कंसिडर की जाएगी जिस डेट को आपने फीस एंड फॉर्म्स सबमिट करवाए हैं। लिहाजा यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल्दबाजी से काम लेना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हिदायत को समझ गए होंगे। इस हवाले से अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर रब्ता कर सकते हैं। ये थी अब तक की मालूमात। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह किसी नई अपडेट और नई मालूमात के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट यूएस इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे। पीस आउट। अल्लाह हाफिज़।